let me start with the first question. Is that, sir, what will be the relevance and what is the relevance in Indian context when we're talking about the entrance exam? क्योंकि पूरे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एंट्रेंस एग्जाम की क्या नीड है, क्यों जरूरी है एंट्रेंस एग्जाम? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट ही आपको ये चीज सही से एक्सप्लेन करेगा। तो आपने बिल्कुल अहम सवाल पूछा है पहले ही। देखिए मतलब हमारे यहाँ करोड़ों बच्चे जो है हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हमारे यहाँ स्कूलिंग और हायर एजुकेशन, अब अगर एजुकेशन को दो लेवल में देखा जाए, एक स्कूलिंग एजुकेशन है और दूसरा हायर एजुकेशन। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट के बाद या बहुत सारे ऐसे कानून हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो आपको बताता है कि मतलब कंपलसरी स्कूलिंग होना चाहिए। तो कंपलसरी स्कूलिंग का सवाल एक हमारे साथ है, कितने हद तक वो सक्सेसफुल है, how far it is meeting the real expectations of that demand. वो that is there before us with dropout rates, with increase in dropout rates in certain social categories. We know that even the schooling question is not settled. जो हमारे सारे एलिजिबल बच्चे हैं इंडिया महाराज्य में, वो सारे 12th तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा एक सवाल है जी। और नहीं हो रहा है वो उसका आंकड़े भी खुद गवर्नमेंट का आंकड़ों से हमको पता चलता है। तो वो है हमारा एक कॉन्टेक्स्ट स्कूलिंग का। स्कूलिंग एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन का राइट प्रोटेक्टेड नहीं है, कानून नहीं है जो सबको हायर एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी गारंटी करता है। तो व्हाट इज द रियलिटी इन द इंडियन सिचुएशन? व्हेन यू लुक एट द 12th पास नंबर्स, you have to understand in our country we have many boards and like certain central boards, CBSE, ISC, ये सब central boards माना जाता है, या केंद्रीय विद्यालय। बाकी जो है स्टेट बोर्ड्स माना जाता है। और इसमें बात ये भी आपको नजर में रखना है कि एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट इन द concurrent list. Earlier it was there in the state list. When our constitution was approved and when we became a republic in this country, education was part of the state list. But central government wanted to gain more say into matters related to education, and as a way out in the 70s, they made it as part of a concurrent list where the responsibility of the state and center come together and it becomes shared. तो वो सवाल ये भी आपको ध्यान में रखना है। So the point is, like, when education is a concurrent list, is there in the concurrent list, and when education is regulated by the state rules as well as the central rules, especially in higher education, we have to take certain factors into consideration. तो 12th में जितने लोग एग्जाम लिखते हैं, उसमें स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड से पास परसेंटेज आपको पता है, कुछ स्टेट बोर्ड्स में 99% के करीब है, 98%। आई एम फ्रॉम केरला, तो वहां पे मतलब 99% के करीब पास परसेंटेज है, और बहुत सारे जगह पे वो 80% होगा, 60% होगा, 70% होगा। CBSE में वो 90% के करीब है। तो ये वाला इसका मतलब है कि मान लो कि 1 करोड़ 25 लाख या 1 करोड़ के करीब बच्चे अगर 12th में एक साल में लिख रहा है, एवरेज मतलब मैं तो एक फिगर देता था, 1 करोड़ 25 लाख बच्चे लिख रहा है, और कम से कम 1 करोड़ बच्चे जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं हायर स्टडीज के लिए। उस 1 करोड़ बच्चे में कितने लोग हायर स्टडीज कर पाते हैं, उसका आंकड़े देने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है, वो है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, GER बोलते हैं। आप NEP में देखोगे, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में देखोगे, GER के बारे में वो सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली भी बात होता है उसका। तो कितने बच्चे जो एलिजिबल है वो हायर एजुकेशन कंटिन्यू कर रहा है। वो इंडिया का जो फिगर्स है वो 2010s में वो 20 के करीब था, अब जो है वो 30% और 35% क्लेम किया जा रहा है, और गवर्नमेंट बोल रहा है कि वी विल अचीव 50% GER इन 2030 एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 डॉक्यूमेंट।
आपको जब ये नंबर मैं आपको दे रहा हूं, आपको ये भी ध्यान रखना है, इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। और डेवलप्ड नेशंस का क्या आंकड़ा है? तो डेवलप्ड नेशंस में ये GR जो है 90 के ऊपर है। अब साउथ कोरिया देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 100% होगा, अमेरिका देखोगे, USA देखोगे तो वो 90% के ऊपर होगा या क्लोज टू 90% होगा। यूरोपियन कंट्रीज में सारा वो 90% के आसपास ही रहता है। सो यू अंडरस्टैंड द लिंकेज बिटवीन एजुकेशन एंड द स्टेटस ऑफ कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इस वजह से हमको ये आंकड़े को समझना चाहिए। तो यहाँ पे विश्व गुरु बनने के दावे होते हैं, लेकिन हमारा GR जो है 30% में अभी भी रुका हुआ है। इसका मतलब क्या है? मैंने एक आंकड़ा दिया, 1 करोड़ बच्चे एलिजिबल हो रहे हैं। इसका मतलब है 30 लाख बच्चे हायर एजुकेशन कर रहा है, 70 लाख बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो ये एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स है, लोग बताते नहीं है, लोग इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेता है, 30 को 35 करा देगा। और ये भी कहां से आए ये आपको देखना है। 1991 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन का दौर, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर इंडिया में ऑफिशियली इनॉग्रेट हुआ, उसके तहत बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस आए और ये प्राइवेट कॉलेजेस का हाल बिल्कुल बेहाल है। मतलब वहां पे एजुकेशन का एलिजिबिलिटी आपका एकेडमिक मेरिट नहीं है, वो आपका फिनेंशियल मेरिट है। जो पैसा दे सकता है वही वहां पे काम मतलब पढ़ाई कर सकता है। मैं तो एक पब्लिक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी मेंटेन कॉलेज में बैठ के टीचर का नौकरी करके, एक्टिविस्ट का रोल करके हम आपसे बात कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों का फीस जो है सालाना 15,000 के करीब है, बट आपको पता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में वो 1.5 लाख नहीं होता है, वो 15 लाख वाला भी है। तो ये वाला सवाल अभी हमको ध्यान में रखना है कि 91 के बाद अभी ऑलमोस्ट 30 साल हो गया, ऑलमोस्ट नहीं 30 साल के बाद भी हमारा GR जो है 30-35 पे ये चल रहा है। और इसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है, कुछ प्रोफेशनल कॉलेजेस जो सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल में जो आया, उसमें इंजीनियरिंग का क्या हालत है। हर साल रिपोर्ट निकलता है 5 लाख 10 लाख सीटें खाली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, और वो कहाँ पे हैं? सरकारी कॉलेजेस में नहीं है, लेकिन ये प्राइवेट कॉलेजेस में विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोग किया है उसमें ये खाली है। तो यहाँ पे जो आंकड़े गवर्नमेंट खुद दे रहा है वो भी बहुत सस्पेक्ट है, ये बात मैं रखना चाह रहा हूँ। और एंट्रेंस टेस्ट के बारे में आपने पूछा। अब एंट्रेंस टेस्ट इसलिए यहाँ पे करना पड़ रहा है कि हमारा राष्ट्र जो है, नेशन जो है, जो 1 करोड़ बच्चा एलिजिबल हो रहा है ना, उनको 1 करोड़ सीट दे पा रहे हैं, और वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में दे पा रहे हैं। और बहुत बड़ा गैप है, फाइनेंशियल मैटर है, और लोग पुश करते जा रहे हैं, पुश आउट होते जा रहा है। तो ये वाला सिचुएशन में हम लोग एंट्रेंस टेस्ट की बात को समझना चाहिए। मैं इसलिए मैं बता रहा हूं, जब आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स है और डिमांड ज्यादा है, तो आपको ये एंट्रेंस टेस्ट करने में मजबूर होना पड़ रहा है। एंट्रेंस टेस्ट मेरे हिसाब से हायर एजुकेशन में देने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हम हायर एजुकेशन को एक राइट मानते हैं। अगर हम एजुकेशन को एक राइट मानते हैं और आगे पहुंचने का जो मिनिमम राइट मेरे को और आपको मिलना चाहिए, तो एंट्रेंस टेस्ट की बात वहां पे नहीं आएगा। वो बात तब आता है जब एक तो राइट नहीं माना जाता, दूसरा यहाँ पे 2 सीट नहीं है, 1 सीट है, हम दोनों में से एक को ही मिलेगा। ये वाला सिचुएशन में किसको नहीं मिलेगा, उसका तैयार करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मैकेनिज्म निकालना पड़ेगा। इसीलिए एंट्रेंस टेस्ट है। आप मेरे से पूछोगे एंट्रेंस टेस्ट सही है या गलत है, मेरा वो सही गलत वाला सवाल का एक ही आंसर है, मेरे हिसाब से गलत। Okay. Sir, in an interview with the Indian Express, UGC chairman argued that the CUET, Centralized University Test, will reduce the pressure on students from appearing multiple entrances to one entrance. Or he also claimed that the problem with the distribution of marks with the 12 boards in among the states. So CUET will also solve this problem. And it will also end the exam-centric approach, according to him. So, do you agree with this argument? I completely disagree with this. And in fact, आप सबको ये बात रखना चाहिए। कथनी और करनी में क्या फर्क है, उसका एक बढ़िया एग्जाम्पल ये, बढ़िया नहीं,
घटिया एग्जाम्पल ये है, क्योंकि ये शर्मनाक बात है जो बच्चे पिछले 2 साल रेगुलर स्कूलिंग नहीं कर पाया पैंडेमिक के वजह से, उनके ऊपर CUET का डंडा चला के एक और प्रेशर डालने वाले बंदा या मतलब सिस्टम ये क्लेम कर रहा है बच्चों को प्रेशर कम करने के लिए हमने ये टेस्ट दिया है। आप सोचिए 2 साल, पिछले 2 साल, और ये आपको मानना चाहिए इस बार जो एंट्रेंस टेस्ट लिखने वाले बच्चे अभी 12वीं में है। Yes, sir. मतलब 95% of the students who will write this exam will be finishing their 12th, and they have undergone all kinds of difficulties during this pandemic, during this shutdown, during this closure of economic educational institutions. Hybrid mode में मतलब full time नहीं था, और उन बच्चों को मतलब जो टीचर के साथ अपना डायरेक्ट फेस टू फेस लर्निंग का पॉसिबिलिटी नहीं था, क्लासरूम लर्निंग का पॉसिबिलिटी जो नहीं था, उसके बारे में मतलब डिप्रेशन से लेके एकेडमिक प्रेशर का बीच में से जूझने वाला बच्चे, उनको आप एक और एग्जाम दे रहे हैं, और वो एग्जाम क्या कर रहा है ये भी आप ध्यान से देख लीजिए। और वो एग्जाम एक ही स्ट्रोक में वो खारिज कर रहा है कि आपका 12th का बोर्ड कोई भी हो, आप बिहार बोर्ड से हो, आप बंगाल बोर्ड से हो, आप केरला बोर्ड से हो, आप CBSE से हो, आप ISC से हो, आप केंद्रीय विद्यालय से हो, नवोदय विद्यालय से हो, आपको एक ही स्ट्रोक में बता रहे हैं आपका 12वीं का रिजल्ट का कोई मायना नहीं है। क्योंकि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा बेहतर माना जाता है, मैं ये जात वाला बात पे भी आऊंगा, ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूशंस के बीच में भी हायरार्की है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा कि जब मैंने बोला कि सबको मौका मिलना चाहिए, मैंने ये नहीं बोला था सबको CUET मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बीच में भी ये ऊंचे नीचे वाला जो डिस्टिंक्शन है वो खत्म होना चाहिए। वो कैसे खत्म हो जाएगा, वो कोई मतलब रूल या मतलब डायरेक्टिव से मतलब फिनिश नहीं होगा। उसको आपको देखना चाहिए कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सेलेंस, वो तमिलनाडु का स्कूल हो, कर्नाटका का स्कूल हो, कर्नाटका का कॉलेज हो, तमिलनाडु का कॉलेज हो, या एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, उनका बराबरी होना चाहिए। वो बराबरी एक्सेलेंस के मामले में बराबरी की मैं बात करता हूं, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि मतलब ये जो क्लेम है इस वाले स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाला चीज है। कम से कम इस साल ये बोलना सबसे बड़ा गीबेल्सियन झूठ है। तो सर आप क्या ये कह रहे हैं कि मतलब CUET इस साल ना हो लेकिन अगले साल हो तो ना, चल जाएगा? मैं बिल्कुल उसी में आ रहा हूं। अच्छा। मेरे हिसाब से मैंने पहले सवाल में मैंने बोला एंट्रेंस मेरे लिए एज एन एजुकेशनल फिलोसोफर और एज एन एजुकेशनल थिंकर, I don't think entrance is the way out, or it should be even considered. I'm categorically saying that entrance should be limited. Sir, if not entrance, then what will be the solution? I'll come to that. Like there are many levels of education, right? Yes. See, I am talking about the first stage in higher education. After finishing your primary, secondary, and tertiary schooling, you are entering higher education. In my understanding, the first stage of higher education should also be absolutely a right in this country. Why? This country has history of discrimination based on birth, based on caste, based on your social status, including religion. People are denied by virtue of their religion, caste or gender educational opportunities in this country even now. But the problem is the legacy is long standing. अगर आप एक पर्टिकुलर कास्ट में नहीं हो तो आपको एजुकेशन मिलता नहीं था। आप गुरुकुल बोलो, जो भी बोलो, मद्रसा एजुकेशन भी पहले लिमिटेड थे, मतलब सिर्फ मर्दों के लिए। अब मतलब रिफॉर्म सिस्टम हर जगह पे आता है। जेंडर की वजह से आपको एजुकेशन डिनाइड था। चर्च में भी मतलब आप देखते हैं सारे जगह पे एजुकेशन को डिस्क्रिमिनेट करने का, एजुकेशनल राइट को डिस्क्रिमिनेट करने का प्रथा और लेगेसी यहां पे है। और ये लेगेसी को नकारते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक बन गया था ये देश, और उस देश में डिस्क्रिमिनेशन का कोई रोल नहीं है। आपको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी सबको देना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी तभी होगा जब आप सालों से जो चल रहा है, जो गेट कीपिंग कंसेप्ट बोलते हैं हम,
उसको गेट कीपिंग क्यों बोलते हैं कि आप इस जात का हो या इस जेंडर का हो या इस रिलीजन का हो, आपका एजुकेशनल राइट प्रोटेक्टेड है, जबकि आप उसमें कहीं पे भी फेल कर रहे हो तो आपका प्रोटेक्टेड नहीं है, तो आपको वो गेट में रोक देता है। गेट का एंट्री तभी होता है आपका कुछ कुछ कंडीशंस मीट करता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि मतलब यहां पे हायर एजुकेशन आप देखिए, मतलब जो डेवलप्ड नेशंस है उनमें मतलब केजी टू पीजी, हमारा एक आर्ग्यूमेंट भी है ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन, अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच के थ्रू हम ये उठाता है कॉमन स्कूलिंग, यूनिफॉर्म सिलेबस नहीं, कॉमन स्कूलिंग, और उसके साथ केजी टू पीजी मतलब एजुकेशनल राइट होना चाहिए। तो यहां पे आप यूजी की बात कर रहे हो और यूजी में आप देख रहे हो कि 1 करोड़ अगर एलिजिबल लोग है, सिर्फ 30 लाख या 35 लाख लोग मतलब पैसा दे के भी पढ़ पा रहे हैं। ये 35 लाख में मैं बता रहा हूं कि 15 लाख के ऊपर तो मतलब सरकारी इसमें नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट का पार्टिसिपेशन अब ऑलमोस्ट 1000 यूनिवर्सिटी अगर माने तो डीम्ड इंस्टीट्यूशंस कुछ है, तो जितना पब्लिक यूनिवर्सिटी है उससे ज्यादा ही नंबर पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गया है यहाँ पे। तो इस वजह से मैं बिल्कुल मानता हूं कि सीयूईटी का अगले साल का पोस्टपोनमेंट का आर्गुमेंट नहीं मैं बोल रहा था। मैं तो इनका झूठ निकाल रहा था कि वो बोल रहे हैं हम तो मतलब इतना बच्चों के बारे में सोच रहा है कि इन बच्चों को प्रेशर हल्का करने के लिए हमने ये किया है, और कम से कम इस साल तो वो करना सबसे बड़ा झूठ है। सर, इफ यू फोकस ऑन सीयूईटी तो हम देखते हैं कि बहुत सारे एजुकेशनिस्ट ने क्रिटिसाइज किया कि सीयूईटी जो नया एंट्रेंस है इससे प्राइवेट कोचिंग कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा प्रमोट होगा। बिल्कुल और ये भी साथ साथ कहा गया है कि जो अनहेल्दी कोलैबोरेशंस है स्कूल्स और प्राइवेट कोचिंग क्लासेस, तो ये ग्रो होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आपको क्या लगता है कि ये इसके चांसेस हैं? अगर हाँ तो फिर कैसे आप अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करेंगे? क्यों लगता है ऐसा होगा? देखिए, आपका सवाल का 2 पार्ट है, मैं सेकंड पार्ट से शुरू होता हूँ, मतलब दैट इज इजियर टू एक्सप्लेन। Where do you find unhealthy collaboration between schools and private coaching classes? That is in the case of 2 professional entrance exams, that is NEET and JEE. और ये मतलब छुपा हुआ सच है, लेकिन ये सबको पता हुआ सच भी है कि मतलब बहुत सारे कॉलेज स्कूल्स जो है एक कोचिंग सेंटर से कोलैबोरेट करके मतलब सीबीएसई या एनसीईआरटी का स्टडी को नेग्लेक्ट करते हुए मतलब बच्चों को कोचिंग देने का पूरा कोलैबोरेट करते हैं। सो और कोई एग्जाम के लिए स्कूल और प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री के साथ कोई कोलैबोरेशन इंडिया में अभी नहीं चल रहा है, ठीक है। लेकिन आप देख लेना इनका नंबर्स क्या है, नीट लिखने वाले कितने हैं, कितना सीट्स है, और मतलब जेई लिखने वाले कितने हैं और कितना सीट्स है। तो और तब आपको इस इंडस्ट्री का देयर इज दिस political economy of shadow teaching industry, which you have to recognize. The political economy of shadow teaching industry or coaching institutes, वो professional courses में आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, और उसमें तरह तरीके का आपको मिलेगा, लेकिन स्कूल सिस्टम को कैप्चर करने वाला जो इंटरफियरेंस और कोलैबोरेशन जो चल रहा है, सिर्फ मैंने जो बोला 2 प्रोफेशनल कोर्स के लिए चल रहा है, नीट और जेई के लिए। जेई का अलग अलग फॉर्म्स है, नीट का भी स्टेट वाला फॉर्म्स भी होगा, बट है। लेकिन प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ ये 2 एग्जाम में टिके नहीं है। आप एसएससी के लिए होगा, आप मतलब एनडीए के लिए होगा, आप यूजीसी नेट के लिए होगा, आपका यूपीएससी मतलब आप देखोगे तो यूपीएससी इज अनदर बिग इंडस्ट्री, लेकिन वो कॉलेज के साथ टाई अप उनका नहीं होता, वो अपना चला रहे हैं, ठीक है, दे आर ऑन देयर ओन। तो ये वाला प्रोफेशनल शैडो कोचिंग इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे है, सीए के लिए है, एनी काइंड ऑफ लॉ के एंट्रेंस के लिए है। अब हमने सुना है कि आईआईटी का ह्यूमैनिटीज कोर्स और आईएएम का कैट के लिए तो बहुत पहले से चल रहा है, आईआईटी का अंडर ग्रेजुएट ह्यूमैनिटीज कोर्स के लिए भी एंट्रेंस कोचिंग चल रहा है। तो ये जो यूजीसी के चेयरमैन है, तो उनसे जब भी क्वेश्चन किया गया कि इससे प्राइवेट कोचिंग कल्चर जो है प्रमोट होगा, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि जेडब्ल्यू है और नीट है, तो यहाँ पे सीट्स कम है। लाइक इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ आईआईटी, तो आईआईटी हैज ओनली 16,000 सीट्स अक्रॉस द इंडिया, तो वहाँ भी बहुत ज्यादा
कंपटीशन क्रिएट हो जाता है और एक्स्ट्रा कोचिंग की नीड पड़ती है। क्योंकि उन्होंने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बहुत हैं और यहाँ सीट्स बहुत ज्यादा हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन क्रिएट नहीं होगा, कंपटीशन क्रिएट होकर कोचिंग कल्चर। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस पॉइंट। यू नो, इट एक्चुअली शोज देयर टोटल लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन एजुकेशन। आप ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया है कि 16,000 सीट्स पे आप लिमिट किए हैं, है ना? हाँ। और उसके बाद आप बोल रहे हैं इस वजह से आपको कोचिंग देना पड़ रहा है, और आप एक्सप्लेन कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सीट ज्यादा है तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, मतलब दे आर एक्चुअली कंडोनिंग द प्राइवेट कोचिंग कल्चर। If you read between the lines, it is very clear they are backing the private coaching culture. अब इनसे ये लोग मिले हुए हैं, ये तो कोई भी मतलब बोल सकता है ये सुनने के बाद। अगर ठीक से if you read between the lines and if you get the drift of their statement, they are supporting the private industry in terms of coaching, and that burden, उसका financial burden और उनका मतलब academic and psychological burden वो students के ऊपर है, उनके parents के ऊपर है। So are you going to, like, यहाँ पे ये बता रहा है कि education is something that you can be bought, which is the most dangerous thing that can happen to education. If education is a commodity that can be bought, then we don't have education as a emancipatory or a liberatory concept. That is a big problem. So these people are outside the framework of the real understanding of education, that which is self-transformation, which is social transformation, which is upliftment and emancipation, and which is, you know, the ability to ask the questions that will lead us to greater knowledge. वो आप कोई भी मतलब knowledge system देख लीजिए, the act of questioning is the basis of learning. तो यहाँ पे basis of learning क्या बनाया? Evaluation, exam centric बनाया। अब 12th का एग्जाम स्टेट बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में लिखने के बाद एक और एग्जाम लिखने के लिए बोल रहे हैं, वो भी किस तरह का एग्जाम? आई एम ट्राइंग टू सम अप योर क्वेश्चंस। To test the knowledge of a student with objective questions is not the right way. That many educationists have already come out with it. But what have they done? वो 12th में पहले से मतलब जो प्रोफेशनल एंट्रेंस के लिए था वो पहले से ही ऐसा था, और उसके बाद जो है मतलब यूजीसी में भी टीचर्स का भी सिलेक्शन अब ऐसे होने लगा है, पीएचडी प्रोग्राम्स में ऐसे होने लगा है ऑब्जेक्टिव नॉलेज से। दीज आर नॉट एक्सेप्टेड एज फेयर एजुकेशन प्रैक्टिसेस, बट दे आर कंटिन्यूइंग विद इट। मैं बता दूं, पहले तो मतलब एजुकेशन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए बोर्ड का मार्क्स से मिलता था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए एजुकेशन का बेसिक कंसेप्ट को नीचे दिखा के आप एंट्रेंस टेस्ट वाला काम कर रहे हो। ये मेरे हिसाब से मतलब इसमें देयर इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम, एंड वो फंडामेंटल प्रॉब्लम एड्रेस करने के लिए ये रूरल स्टूडेंट्स का, पुअर स्टूडेंट्स का, मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स का कोई एक्सेस नहीं है। 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी लेके आ रहे हैं NEP 2020। इसका कॉस्ट कौन भरेगा? 4th ईयर जो वैल्यू एडिशन कुछ नहीं कर रहा है, और आप DU जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को देखोगे, उनके यहाँ पे ऑलरेडी 196 क्रेडिट्स लेके बच्चे 3 ईयर में पास, मतलब लाइक 148 क्रेडिट्स लेके 3 ईयर में पास होता है। उन बच्चों को आप बोल रहे हैं 120 में आपको तीसरा साल खत्म करने का मौका हम दे रहे हैं, और 4 साल में 160 में। तो 148 3 साल में करने वाले को तो 196 में होना चाहिए इक्विवेलेंट, लेकिन उसको भी डम डाउन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ एक और साल का मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी कर रहे हैं। सिर्फ 1 साल का रहने और फीस पे करने का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, इस यूनिवर्सिटी में जगह लेने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा करने के लिए, मतलब एंट्रेंस के लिए भी खर्चा करने में मजबूर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को और बच्चों को। वो आप बोल रहा है कि मतलब रूरल स्टूडेंट भी ये एग्जाम लिख के क्वालिफाई करेगा। क्या रूरल स्टूडेंट क्या 12th पास होके नहीं आ रहे? उनका मार्क्स क्या अलग से कहीं से वो निकाल के ले आ रहे? उनके बच्चे इस बार भी मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे रूरल जगह से लोग ये किया है। JNU जिसको तोड़ने में ये लोग लगे हुए हैं, JNU में प्रोग्रेसिव एडमिशन पॉलिसी है, जो आपका लाइक रीजन का रिमोटनेस विल आल्सो गिव यू प्रोग्रेसिव पॉइंट्स इन एडमिशन। तो ये सब नीति नहीं अपना के जो कोचिंग इंडस्ट्री और जो प्राइवेट कैपिटल का इंटरेस्ट जो सर्व करता है, जिसके साथ WTO का मतलब एजुकेशन को एक ट्रेडेबल कमोडिटी बनाने का जो इंटरेस्ट सर्व करता है, उसी लाइन पे चल रहा है ये गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट के साथ इससे पहले वाला गवर्नमेंट भी यही कर रहा था। हाँ, थोड़ा फंडामेंटलिज्म और कम्युनलिज्म थोड़ा कम था, और क्रॉनी कैपिटलिस्ट जितना आज अभी का गवर्नमेंट के साथ है, उतना उनके साथ शायद मतलब कुछ साल पहले नहीं था। उससे पहले तो बहुत था।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, 91 से उनका बेनिफिट लेने वाला दो ही सिस्टम है, वो एक बीजेपी का कम्युनल एजेंडा लेके चलने वाला और एक कांग्रेस का अगेन मोर और लेस सेम एजेंडा लेके चलने वाला गवर्नमेंट है। ये दोनों गवर्नमेंट जो है यहाँ पे एक सोशल जस्टिस को और यहाँ पे सोशल फेयरनेस को खत्म किया है, और एजुकेशनल जस्टिस तो लोगों को नहीं मिलने वाला है। 4 सालाना कोर्स में मतलब विमेन, ST, SC, OBC, माइनॉरिटीज, PWD बच्चे बाहर हो जाएंगे ज्यादातर, और उसका कॉस्ट भरने के लिए मतलब और रूरल बच्चे ज्यादा बाहर हो जाएंगे, और उनका कॉस्ट भरने के लिए सबको दिक्कत होगा। अर्बन पुअर भी इस देश में बहुत है, लेकिन हाँ उनका एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है। उनको शायद मतलब आज मतलब मैं आपका इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा था, तो मैंने देखा है कि मतलब CUET का तो क्वेश्चन पेपर कोचिंग अवेलेबल है 18,000 विथ 10% डिस्काउंट, मतलब 18,000 से 1,800 माइनस करोगे तो आपका कोचिंग ये है। हाँ उसमें भी 3 तरह का कोचिंग है, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एब्सोल्युटली अनाउंस। कुछ बोला है 6,000 रुपए में सिर्फ क्वेश्चंस मिलेगा, और 18,000 वाला थोड़ा हायर वाला है, और उसके बाद मैंने देखा है 40,000 वाला भी आप मतलब अनाउंस हो चुका है। अब देखिए जो 12वीं का एग्जाम जो जून में खत्म हो रहा है CBSE में या स्टेट सिलेबस में, मतलब जून में खत्म हो रहा है, ISC में जून में खत्म हो रहा है, उन बच्चों को उसी महीने में एग्जाम करवाने के लिए मतलब पेरेंट्स जो है 40,000 50,000 रुपया स्पेंड करेगा, और उसका प्रेशर भी वही बच्चा झेलेगा, बच्ची झेलेगा। और उसके बाद मिलने के बाद इनका जो डिग्री जो है 4 सालाना कोर्स में, जो अभी का 3 ईयर कोर्स से भी मतलब 72 डिग्री अगर दे रहा है, तो किसको फायदा मिल रहा है? ये सब चीज मतलब बहुत सारे सवाल मेरे हिसाब से उठाता है। So you are repeatedly saying about 12th board exam. So let me ask a question related to Yeah. So, rationalization of marks, right? If a student want to get admission in IIT or MBBS, so students have NEET or JEE respectively. Yeah. Now they have CUET if they want to get admission in any central university of the India. So what will be the relevance of 12th board exam? Absolutely, Why should students take it seriously? No, absolutely. This is going to create a serious problem. क्योंकि 12th बोर्ड का कोई भी एग्जाम में पूरा ऑब्जेक्टिव नई क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का तरीका ऐसा है, फॉर्मेट ऐसा है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछने वाला है। दिस विल चेंज द अप्रोच of many people towards learning, वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आप देखिए नीट का प्रॉब्लम लेके तमिलनाडु ने गवर्नमेंट ने, और अभी CUET के खिलाफ भी तमिलनाडु ने ये बोला। आप देखिए मतलब वो क्यों बोल रहा है, उन्होंने समझ लिया कि मतलब मेरा रूरल स्टूडेंट जो तमिलनाडु का अच्छा स्टूडेंट है, वो 80, 90, 100% स्कोर करने के बाद भी एंट्रेंस में कहीं नहीं आ रहे। ठीक है, उसमें सिर्फ स्टेट बोर्ड का पढ़ाने के तरीके का प्रॉब्लम नहीं है, एंट्रेंस में क्या पूछा जा रहा है उसका भी प्रॉब्लम है। ठीक है, आप ये मत सोचना कि मतलब आप कुछ रिपोर्ट्स हर साल मतलब निकालते हैं, 5वीं बच्चे को पढ़ना लिखना नहीं आता, गवर्नमेंट स्कूल में खराब स्टैंडर्ड्स है, ये सब मतलब मोटिवेटेड तरीके में सिर्फ निकाला जा रहा है। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम दोनों तरफ में है, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव करने का बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन वो नहीं कर रहा है। मैं ये बता रहा था कि मतलब वो नीट हो या IIT हो, तो उसमें मतलब लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी यही होने वाला है। वो अगर वहां के लोग सोच रहे हैं, वो वहां का सिर्फ पेटी पॉलिटिक्स को मीट करने के लिए नहीं होगा। मैं ये भी बता दूं कि मैं मानता हूं कि 100% स्कोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इन मेनी सब्जेक्ट्स, बट इफ यू लुक एट द कंपैरेटिव हाई मार्क्स, comparative highest marks over a period of a particular board, whether it is CBSE, whether it is a state board, they have all shown a gradual increase. पहले 80% was like 60% was considered as good, उसके बाद 80% was considered as a good, 90% was considered as really good. Now centum के कम कुछ नहीं है, ये वाला सोच भी आने लगा. So there is a need to rationalize and like balance out the kind of percentage that we get in board exams.
वो रियलिटी चेक नहीं हो रहा है, लेकिन वो रियलिटी चेक नहीं होने का सोल्यूशन या वो नहीं हो रहा है, इसकी वजह से आप CUET या कोई एंट्रेंस एग्जाम रेकमेंड करोगे, ये भी फेयर नहीं है. As you have mentioned, the exam pattern of CUT will be based on MCQ pattern. Yeah. Okay. So an expert shared his remarks on exam patterns. We can say goodbye to even a limited amount of reading, writing skills that imparted in schools, however imperfectly. This is the worst way to evaluate people for most subjects, especially the arts, literature, social sciences, and even some of parts of natural sciences. So what is your Absolutely, I thoughts? completely agree. And in fact, even in many of the other subjects also, there are many ways of asking creative questions. You know, आप thinking out of the box के बारे में बात करते हैं, innovation के बारे में बात करते हैं, लेकिन आप ये pattern वाला exam follow करके वो तो आप खत्म ही कर रहे हैं. और writing skills, reading skills, comprehension skills, ये सब आप मतलब साइड कर रहे हो और बोल रहे हैं कि मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्जाम में जो आने वाला है उसी को फॉलो करना है. उसी दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच. आई कंप्लीटली एग्री विथ whoever. Even NEP is strongly emphasized on thinking and creative abilities. So there is, I told you, like there is this duplicity between what they claim in policy documents, what they claim in your interviews, and what they implement as decisions. When somebody is saying that this exam is to lighten the burden on students, how can that person get away with such a criminally wrong statement? These students who are writing the current exam would be the most psychologically and academically burdened batch of students we might have ever seen. In a general sense, they have spent their 2 years in virtual classrooms with very limited exposure. Even science students who were supposed to do practicals in laboratories, they did that over a screen, and that too if the screens were available. Many students were not even having those basic provisions, and now you are saying this is to lighten their load, lighten their burden, and we are doing a service to them. So this is the duplicity. This is the kind of hypocritical attitude that people in position of power have maintained all throughout. That is why we need to oppose these things with all sincerity and with all commitment. Yeah. Okay.